नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये टॉपिक है, वॉर्स अंडर वॉन हेस्टिंग 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका टाइम पीरियड था जब ये गवर्नर जनरल रहे। और उसके बाद है कॉर्नवालिस 1786 से 1793। देखो, मैंने ये वाला जो ये टॉपिक है इसी तरह से ही इसके नोट्स क्यों बनाए। देखो, रिविजन पर्पज से ना हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो सारे गवर्नर को पढ़ते हैं, उनके टाइम में क्या क्या चीजें हुई, भाई कौन कौन सी वॉर हुई, ठीक है, कौन कौन से रिफॉर्म हुए, तो वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो मैंने सबसे पहला जो गवर्नर था उसी को ही उठा लिया। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया में क्या होता है, भाई कौन सा गवर्नर जनरल बनता है, बंगाल में क्या एक्टिविटी होती है, तो उस चीज को लेकर उसको कनेक्ट करते हुए मैंने ये टॉपिक चुना, वॉर्स अंडर वॉन हेस्टिंग। मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा। देखो, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में यूं है कुछ चीजें ऐड भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत चीजें कम भी हो सकती हैं, तो इसमें मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दूंगा। इसके जो टाइम पीरियड में कौन कौन सी मेन चीजें हुई वो भी बताऊंगा, और जो इसके टाइम पीरियड में जो जो इवेंट हुए मेन इंपॉर्टेंट, उनको लेके भी अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट होगा, पिट्स एक्ट होगा, तो इनको लेके भी एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बाय 1772 बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडियन पावर। 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक इम्पोर्टेंट पावर बन चुकी थी इंडिया में। एंड इट्स डायरेक्टर्स, और जो डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंग्लैंड में थे, एंड इट्स ऑफिशियल इन इंडिया, और जो उनके ऑफिशियल थे वो इंडिया में थे। मतलब ऐसा था ना, कंपनी की जो ब्रांच थी मेन, जो उसका हेडक्वार्टर वो तो इंग्लैंड में था, लेकिन जो उसके ऑफिशियल उन्होंने ट्रेडिंग के लिए भेज रखे थे वो कहाँ पे, इंडिया में थे। ऑफिशियल इन इंडिया सेट आउट टू कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर बंगाल, और ये क्या करते हैं ऑफिशियल, ये कंट्रोल कर लेते हैं पूरा बंगाल के ऊपर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या है, इनका जो सारा कंट्रोल होता है वो बंगाल के ऊपर हो जाता है। बिफोर बिगिनिंग ए न्यू राउंड ऑफ कंक्वेस्ट, इससे पहले, मतलब जब ये कंट्रोल लेते हैं तो सबसे पहले हम इन जनाब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, वॉन हेस्टिंग का। ये कौन थे, ये कैसे गवर्नर जनरल बनते हैं, और इनका रोल, इनके टाइम पीरियड में इतनी वॉर्स होती हैं तो ये थोड़ा सा कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये रिवीजन है, ये मेरे नोट्स हैं, मैं रिवीजन करने के लिए इनको पढ़ रहा था, तो यहाँ पे भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है नोट्स बना रखे हैं जिससे आप अपना बोल सकें कि भाई ये मेंस के लिए है, यूपीएससी मेंस के लिए है, या और डिटेल में। नहीं नहीं, नोट्स हैं, लेकिन मेरे नोट्स भी काफी हैं, एसएससी तक तो इनफ है भाई। तो देखो, वॉन हेस्टिंग का जो इंट्रोडक्शन है क्या है, ही बिकम फर्स्ट गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम बंगाल। 1772 में, 1772 में ये फर्स्ट गवर्नर बनते हैं बंगाल के, जो फोर्ट विलियम जो वहां पे बना था, जो हमने बात की है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है। फोर्ट विलियम क्यों बनाया गया था, किस चीज के लिए होता है, वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये पहले गवर्नर बनते हैं बंगाल के, कब, 1772 में। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल भी यही बनते हैं बंगाल के 1774 में, 1774 में। और कब तक बने रहते हैं, 1785 तक, 1785। अच्छा, ये अपना करियर स्टार्ट करते हैं। ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए राइटर, मतलब क्लर्क के तौर पे ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते हैं इंडिया में आके, और उस पोस्ट पे काम करते करते ये फिर यहाँ तक पहुंचते हैं। कब आए ईस्ट इंडिया कंपनी एट कलकत्ता, 1750 में ये क्लर्क के तौर पे काम करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में। उसके बाद है इन 1758 में ही बिकम द ब्रिटिश रेजिडेंट एट मुर्शिदाबाद, द कैपिटल ऑफ बंगाल, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया, तो मुर्शिदाबाद में जो कैपिटल थी वहां पे इनको, जैसे होता है ना ब्रिटिश का एक रेजिडेंट होता है, तो वहां पे जैसे ऑफिशियल के तौर पे किसी ऑफिस में कि भैया आप यहाँ पे देखोगे कि कंट्रोल रहे आपका, यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है आप उनको देखोगे। तो इसी तरह इनको जब बंगाल के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा कैप्चर कर लिया, तो मुर्शिदाबाद जो कैपिटल है वहां पे इनको ब्रिटिश रेजिडेंट में इनको क्या बनाया गया, ही बिकम द ब्रिटिश रेजिडेंट बनते हैं ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल के जो मुर्शिदाबाद में, ठीक है, कैपिटल ऑफ बंगाल। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म करते हैं ये। उसके बाद ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इससे पहले की जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। जनाब का इंट्रोडक्शन तो हो गया। उसके बाद है इन्वॉल्व देम इन ए सीरीज ऑफ वॉर। इस बंदे के टाइम में इतनी वॉर होती हैं जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है नोट्स में, वॉन हेस्टिंग बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1772 में ये गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। 74 में, 73 लिख रखा मैंने, ठीक है। कुछ आप बुक्स में देखोगे थोड़ा सा चेंज भी मिलेगा, किसी में 1773 भी दिखेगा। तो आप, मैं
मैं 1774 को थोड़ा सा ऑफिशियल लेके चलता हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से है। उसके बाद इनके टाइम पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बना लेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, किस पर्पज से लेके आया गया था वो, और उसका वो भाई सक्सेस रहा या फेल हुआ, तो वो चीज भी उसकी देखेंगे। अच्छा, ये जनाब क्या करते हैं अपने टाइम पीरियड में, ये अबॉलिश करते हैं ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया। एस्टेब्लिश करते हैं इंडिया फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट। इनके टाइम पीरियड में कलकत्ता में इंडिया की जो पहली सुप्रीम कोर्ट थी वो एस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भाई कि इंडिया की फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट किसके टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश की गई, तो वॉन हॉस्टिंग के टाइम पे। कहां पे? कलकत्ता में। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता बाय चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। गीता का जो पहला जिन्होंने ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में वो किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। उसके बाद इनके टाइम पीरियड में क्या होता है, स्टार्टेड करते हैं ये दीवानी एंड फौजदारी अदालत एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल सदर दीवानी एंड निजामत अदालत, जिनको हम बोलते हैं एप्लीलेट कोर्ट्स। और वॉन हॉस्टिंग के टाइम में क्या होता है, रोहिला वॉर होती है 1774 एडी में। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा रोहिला वॉर किन के बीच में हुई थी, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा। तो ये सारी चीजें इनके टाइम पीरियड में होती हैं। अब थोड़ा वॉन हॉस्टिंग के उन चीजों पे हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इन्होंने जो जो रिफॉर्म्स किए, जो मेन एग्जाम में पूछ ली जाते हैं कि इनके टाइम पीरियड में कौन से रिफॉर्म्स हुए। रेवेन्यू रिफॉर्म में क्या होता है, फॉर रेवेन्यू रिफॉर्म रेवेन्यू कलेक्शन ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज सेटअप एट कलकत्ता। एक बोर्ड सेटअप किया जाता है, ठीक है, कहां पे? कलकत्ता में, रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। और जो ट्रेजरी है उसको मूव किया जाता है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। भाई जो इनकी ट्रेजरी थी वो पहले क्या है, मुर्शिदाबाद क्या थी, कैपिटल थी, तो वहां से जो ट्रेजरी है उसको उठा के कहां लेके जाते हैं? कलकत्ता में। और कलकत्ता बिकम बंगाल कैपिटल कब? 1772 में बंगाल की कैपिटल क्या बनती है? कलकत्ता। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो ब्रिटिश कलेक्टर थे जो कलेक्ट करते थे उनको अपॉइंट किया जाता था कहां पे? हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और जो अकाउंटेंट अकाउंट संभालते थे, अकाउंट डिपार्टमेंट, वो भी अकाउंटेंट जो जनरल थे उनको भी अपॉइंट किया जाता था। किनके टाइम में? ये किसके द्वारा किए जा रहे थे सारे काम? वॉन हॉस्टिंग के अंडर में ये काम किए जा रहे थे। जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे, जो भी चेंज किया जा रहा था वो इनके अंडर में किया जा रहा था। और दूसरा जो हमने ऊपर देखा ना, जो ये ड्यूल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, ये किसके द्वारा बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था? तो रॉबर्ट क्लीव के द्वारा किया गया था। इसको अबॉलिश कर दिया गया किसने? वॉन हॉस्टिंग ने। क्योंकि जो दीवानी राइट था, वो जो कलेक्शन था रेवेन्यू का, वो किसके अंडर में था? वो कंपनी के पास था। और निजाम के पास क्या था? जो इंडियन चीफ एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी थी वो किसके पास थी? निजाम के पास होती थी, जो नवाब होता था उसके पास में। और जो इसी में अबॉलिशन ऑफ ड्यूल सिस्टम के साथ साथ इन्होंने क्या किया, वॉन हॉस्टिंग ने क्या किया कि जो नवाब को जो एनुअल अलाउंसेस दिए जाते थे एज ए पेंशन के तौर पे 32 लाख रुपए साल की, ठीक है, उनको रिड्यूस कर दिया गया। अलाउंसेस थे ये, उनको 16 लाख कर दिया गया। और जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या किया गया, जो जुडिशियल पावर थी ऑफ जमींदार वर अबॉलिश। जो जमींदार के पास पावर होती थी वो क्या करते थे, जो भी किसी का न्याय वाय करता था उनके पास पावर थी, जुडिशियल पावर उनके पास थी। जो लोकल एरिया में भाई किसी का कोई भी मैटर सोल्व करना तो वो उनके पास ही जाता था। तो उस चीज को अबॉलिश कर दिया गया। सिविल और जो क्रिमिनल कोर्ट है उनको स्टैब्लिश किया गया। और जो क्रिमिनल कोर्ट है वहां पे इंडियन जज को बैठाया गया, वहां पे अपॉइंट किया गया। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक फरमान लेके आते हैं जो मुगल एम्परर है उससे कि भाई जो फ्री ट्रेड कर सकें, ठीक है। तो उस चीज को जो हेस्टिंग ने क्या करते हैं वो अबॉलिश करते हैं। सिस्टम ऑफ दस्तक, वो दस्तक भी लेके आते हैं भाई वो कहते हैं ना कि ट्रेडिंग के लिए भाई इस बंदे को हमने पास दे दिया है, ठीक है, दस्तक दे दी है, तो इसके ऊपर जो टैक्स है वो नहीं कलेक्ट किया जाएगा। इसका जो भी सामान है उसके ऊपर जो टैक्स है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा, पोस्टों के ऊपर नहीं रुकवाया जाएगा। उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते टाइम तो उस चीज को वॉन हॉस्टिंग ने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। सिस्टम ऑफ दस्तक विच वर मिसयूज, जो मिसयूज किया जाता था बाय कंपनी ऑफिशियल एंड जो ट्रेडर्स थे उनके द्वारा, तो उस चीज को भी वॉन हॉस्टिंग ने क्या किया, अबॉलिश कर दिया। उसके बाद जो मेन जो वॉर होती हैं वॉन हॉस्टिंग के अंडर में, मैं उनका आपको एक टच दे देता हूं बस थोड़ा सा, बाकी इनको डिटेल में एक पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है इसके टाइम पे विच एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सलबाई। और जो ये वॉर चलती है 1776 से 1786 तक। ट्रीटी ऑफ सलबाई कब हुई? 1782 में। उसके बाद होती है दूसरी वॉर, सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर है वो भी इसी के टाइम में होती है 1780 से 1784 तक। और एंड होती है कौन सी
ट्रीटी के साथ में? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये सारी चीजें इन जनाब के वॉन होस्टिंग के कार्यकाल में हो रही हैं, जो भी वॉर हो रही हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में ही आता है, ठीक है। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वो भी इन्हीं के टाइम पे, और उसी का ही एडवांस वर्जन क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी फेल कर जाता है, जो हम आगे कभी, जो कि हम किसी वीडियो में इसको पर्टिकुलर एक टॉपिक को ही करके कवर करेंगे। उसके बाद है एडमुंड ब्रुकी बिल, ये 1783 में आता है, इन्हीं के टाइम पीरियड में ही आता है, ठीक है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट अगेंस्ट हिम इन ब्रिटेन। अब इन जनाब को हटाने के लिए इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग वो स्टार्ट हो चुकी हैं ब्रिटेन में, ऑन द चार्ज ऑफ टेकिंग ब्राइब्स, भाई घूस लेने के चक्कर में। आफ्टर ए ट्रायल ऑफ 7 ईयर ही वॉज फाइनली एक्विटेड। तो इसको 7 साल का जो ट्रायल चलता है उसके बाद इनको वापस बुला लिया जाता है, कहाँ पे? ब्रिटेन में। उसके बाद कॉर्नवालिस के टाइम में कौन सी वॉर होती है? द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1789 से 1792 तक, और इसके ये कौन सी ट्रीटी के साथ में खत्म होती है? ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टनम। ये जो वॉर लड़ी जाती है ये कॉर्नवालिस के अंडर में लड़ी जाती है, जो हम आगे देखेंगे उनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, ठीक है। और जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है वो होती है 1799 में। लॉर्ड वेस्ली अटैक टीपू मतलब मैसूर पे अटैक करते हैं, और टीपू सुल्तान, उनकी मृत्यु हो जाती है फाइटिंग के टाइम पे। और ये जो लड़ाई है फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर है, ये प्लेस करती है इंग्लैंड ऑन द मिलिट्री सुपरमेसी इन इंडिया, ठीक है। जो मिलिट्री सुपरमेसी इंडिया में, उस चीज को स्टैब्लिश कर दी जाती है इस वॉर के एंड में, इस वॉर के हारने के बाद। मैंने आपको स्टार्टिंग में वॉन होस्टिंग के टाइम पे जो एक रोहिला वॉर के नाम से मैंने बताया कि ये भी वॉर उन्हीं के टाइम पे होती है 1774 एडी में, और 1785 में क्या है? वॉन होस्टिंग इंग्लैंड चले जाते हैं, उनके ऊपर इम्पीचमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस वॉर में क्या होता है, किसके बीच में ये वॉर लड़ी जाती है? तो बिटवीन शुजा उद दौला नवाब ऑफ अवध एंड दी रोहिलियाज, नवाब सपोर्टेड बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो जो ये लड़ाई है ये लड़ी जाती है शुजा उद दौला के साथ में, और कौन लड़ते हैं? रोहिलियाज लड़ते हैं, और जो शुजा उद दौला है इसको सपोर्ट था ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। अब ये जनाब कौन थे? जो रोहिलियाज थे ये कौन थे? ये अफगान हाईलैंडर्स सेटल्ड इन रोहिलखंड नॉर्थ इंडिया में। ये अफगानिस्तान से आए हुए थे, ये यहाँ पे आके रहते हैं, ये सेटल होते हैं कहाँ पे? जो रोहिलखंड है नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे। और इस वॉर का जो बैकग्राउंड है वो क्या है? बैकग्राउंड ऑफ वॉर, रोहिलियाज ड्रीवन इनटू द माउंटेन्स बाय द मराठाज। अब मराठाज के द्वारा इनको क्या है? पहाड़ों में भाई धकेल दिया जाता है कि आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप पहाड़ों में जाओ, ठीक है। ए फ्यू ईयर्स अर्लियर द रोहिलियाज हैड अपील्ड फॉर एड टू शुजा उद दौला, और ये अपील करते हैं शुजा उद दौला से कि आप हमें थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियली मदद करें। लेकिन उस टाइम पे जो शुजा उद दौला है वो किसके द्वारा? वो अलाई था ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, जो नवाब है ये भैया अलाई था। तो ये डिमांड करते हैं कि आप जो फाइनेंशियल मदद के बदले आप हमें रिटर्न करेंगे 40 रोड्स ऑफ गोल्ड दैट रोहिलियाज चीफ रिफ्यूज टू पे। भाई जो फाइनेंशियल एड है, मतलब जो भी इनको चाहिए थी, उसके बदले में ये 40 रोड्स मांगते हैं गोल्ड की, सोने की, जो आप देखते हो ना काफ़ी लोहे की तरह ये काफ़ी लंबी लंबी होती है, वैसी रोड मांगते हैं, डिमांड करते हैं। लेकिन जो रोहिलिया का जो चीफ है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि हम ये पे नहीं करेंगे। और देन नवाब डिसाइड टू अनेक्स देयर कंट्री विद द हेल्प ऑफ वॉन होस्टिंग के द्वारा ये रोहिलियाज के ऊपर अटैक कर देते। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा बैकग्राउंड था इस वॉर का, कि आपको मेन बस ये ध्यान रखना है ये वॉर कब लड़ी गई, किसके बीच में लड़ी गई, किसको किसका सपोर्ट था, ठीक है, और इन्होंने डिमांड किस चीज की थी। थोड़ा सा एक बेसिक सा आइडिया एक कहानी की तरह आपको याद रहेगी। उसके बाद ये तो हमने देख लिया वॉन होस्टिंग के टाइम में जो वॉर्स हुई उनके बारे में। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, जब वॉन होस्टिंग चले जाते हैं इंग्लैंड, तो उनके बाद कौन बनते हैं? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बनते हैं 1786 से 1793 तक। फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज 1793 में, ठीक है। जो लॉज हैं, कोडिफाई लॉज जो लॉज थे वो यहाँ पे ये लेके आते हैं। ही इंट्रोड्यूस इजादारी सिस्टम इन 1773 में ही। यहाँ पे इस टाइम पे हमारे जो लॉर्ड वॉन होस्टिंग है वो गए नहीं है, लेकिन इनके द्वारा ही ये जो इजादारी सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1773 में। ही स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। अभी परमानेंट सेटलमेंट क्या थी इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बन सकती है, तो ये भी बनाएंगे, ठीक है। इजादारी सिस्टम क्या था इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, अभी तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी यार, नहीं तो। ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये बता देता हूँ, देखो ये भी एक सिस्टम था रेवेन्यू का ही, और ये भी एक सिस्टम था। ये परमानेंट का क्या सेटलमेंट का क्या था
कि रेवेन्यू को फिक्स कर दिया कि भाई इस इतनी अमाउंट हमें दिए जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी अब अपने पास रखिए, ठीक है। ऐसा ही था वो, बाकी हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसके ऊपर देख लें। ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज की जो पोस्ट है वो इनके द्वारा ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही क्रिएट की गई। ही इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज का, इनको फादर बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे ही बता दिया, जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई। कब हुई ये मैंने आपको बताया, 1789 से 1792। और जो रिफॉर्म्स थे, रिफॉर्म ऑफ जुडिशरी, और फोर्थ जो मैसूर वॉर हुई है जिसमें टीपू सुल्तान की हार होती है, वो भी इसी बंदे के टाइम पीरियड में होती है। उसके बाद रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशरी। अच्छा, जो फोर्थ वॉर हुई ना मैसूर वॉर, वो इनके टाइम पीरियड में ही वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो एंड होती है क्योंकि इनका टाइम पीरियड हमने कितना बताया 1793 तक। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आएंगे उनके टाइम पीरियड में 1799 में वो जो फोर्थ एंग्लो मैसूर जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है वो एंड होगी। नेक्स्ट गवर्नर जनरल आएंगे, वो कौन आएंगे, लॉर्ड वेस्ली। तो उनके टाइम पीरियड में जो वॉर है वो एंड हो जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग है, आप कह सकते हो जो बेसिक स्टार्टिंग है, जहाँ पे सब कुछ प्लान किया जा रहा था, वो इन्हीं के टाइम पीरियड में ही उस फोर्थ जो एंग्लो मैसूर वॉर है, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है वो इनके टाइम पीरियड में स्टार्ट हो चुकी थी। थोड़ी थोड़ी मतलब क्या कि प्लानिंग हो रही थी। लेकिन जो उसका एंड है 1799 में क्या है, लॉर्ड वेस्ली आएंगे। इनके बाद लॉर्ड वेस्ली आएंगे गवर्नर जनरल, और उनके टाइम पीरियड में ये वॉर एंड हो जाएगी। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, और जो मिलिट्री सुपरमेसी है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की वो स्टैब्लिश हो जाएगी इंडिया में, ठीक है। रिफॉर्म्स ऑफ द जुडिशरी 1793 में, सेटिंग अप कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल। जो कोर्ट्स हैं उनको डिफरेंट लेवल पे, सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें अलग अलग कर दी जाती हैं। ही बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कब बनते हैं ये इंडिया के गवर्नर जनरल, 1786 में। बिफोर ही वो ये क्या थे, ब्रिटिश आर्मी में जनरल थे। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद है फ्रॉम 1789 से टू 1792 तक ही लेड ब्रिटिश एंड कंपनी फोर्सेस टू डिफीट द मैसूरियन रूलर टीपू सुल्तान इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। देखो मैंने बता दिया ना, यहाँ पे क्या है, ये ट्राई करते हैं, ये लड़ाई लड़ी जाती है लेकिन ये जीत नहीं पाते। पर्टिकुलरली टीपू सुल्तान को ये डिफीट नहीं कर पाते हैं इस टाइम पीरियड में। देखो मैंने आपको पहले बताया था ना कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर तो इसी इन लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में ही होती है, जिसमें ये डिफीट करते हैं मैसूरियन जो रूलर है टीपू सुल्तान को, उसको। लेकिन उसको मैसूर का जो रूलर है टीपू सुल्तान, उसको ये डिफीट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो मरते नहीं है उस टाइम पे कंप्लीटली, मतलब वो फिर कुछ टाइम के लिए अपनी जो आर्मी है उसको रीबिल्ड करते हैं और फिर से ये अटैक करते हैं फोर्थ जो एंग्लो मैसूर होती है। लेकिन वो टाइम पीरियड किसका है, लॉर्ड वेस्ली का है। कॉर्नवालिस ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड द सेपरेशन ऑफ द 3 ब्रांचेज ऑफ सर्विस, नेमली कमर्शियल, जुडिशियल और रेवेन्यू। ये 3 जो ब्रांच हैं सर्विस की, ये किनके द्वारा इंस्टीट्यूट की जाती है, स्टैब्लिश की जाती है, सेपरेशन किया जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। के टाइम में जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या होती है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर द नंबर ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन द बंगाल प्रेसिडेंसी वाज रिड्यूस। जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट थे उनको रिड्यूस कर दिया जाता है इनके टाइम पीरियड में। वो पहले थे 35, उसके बाद कर दिए जाते हैं 23। द कलेक्ट, क्योंकि अब जितने ज्यादा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां पे उतने ही ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए ना, तो इस चक्कर में द कलेक्टर वाज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। जो कलेक्टर होता था वो डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर होता था। द कलेक्टर प्रिजाइडेड ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन 1787। द कलेक्टर वर गिवन मैजिस्ट्रियल पावर थी इनके पास। जो कलेक्टर जो अपॉइंट किए जाते थे, वर गिवन द अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर क्रिमिनल जो जस्टिस थी वो भी उनके पास जो पावर थी वो होती थी। द डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वर अबोलिश। जो ये लॉर्ड वॉर्न हस्टिंग के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, इनको अबोलिश कर दिया जाता है। 4 डिस्ट्रिक्ट सर्किट कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश इन देयर प्लेस। और इनकी जगह पे जो 4 सर्किट कोर्ट्स थी उनको इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। और कहाँ पे, ढाका में, पटना में, कलकत्ता में और मुर्शिदाबाद में। ऑल सिविल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट वर हर्ड बाय द जज। जितने भी सिविल केसेस थे वो किसके द्वारा सुने जाते थे, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते थे उनके द्वारा। द कलेक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज रेवेन्यू कलेक्शन। के लिए जो भी प्रॉब्लम आएंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो कलेक्टर है वो। अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द लोअर कोर्ट कुड बी फील्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और जो भी अपील्स हैं, मान लो लोअर कोर्ट से अगर कोई बंदा संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ पे अपील करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो अपील करेगा। पुलिस वर, ये सारी चीजें इन्हीं लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंडर में ही ये सारी चीजें हो रही थी। पुलिस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में जो पुलिस है वो कंट्रोल रहती थी, उनके अंडर में काम करती थी, उनके डिसीजन बेस पे। और जो भी वो डिसीजन लेते थे वो पुलिस वो काम करती थी, तो उन्हीं के अंडर में रहती थी
किसके, डिस्ट्रिक्ट जज के अंडर में। ही इंक्रीज द पे ऑफ ऑनेस्ट सर्विस, जो भी ऑनेस्ट एम्प्लॉय थे उनके लिए इन्होंने मतलब क्या है, पे थोड़ी सी बढ़ा दी थी। तो यही था वॉन हॉस्टिंग और कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में कौन कौन सी वॉर हुई, कौन कौन से बेसिक रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। जो और बाकी चीजें जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स एक्ट हो गया, थर्ड एंग्लो मैसूर हो गई, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हो गई, रोहिला वॉर तो मैंने आपको बता ही दिया, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो गई, इनके ऊपर हम पर्टिकुलर वीडियो बना लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।